यस ओके लेट्स बिगिन। सो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था। लास्ट क्लास हमने जस्ट मोल का डेफिनेशन जो है वो डिस्कस किया था। वी हैड आल्सो डिस्कस्ड कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, मास एंड चार्ज कितना होता है, ध्यान में आ रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बताओ। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है इन टर्म्स ऑफ कूलम्स। आप अपने नोट्स देख सकते हो, नॉट एन इश्यू। कितना आएगा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इन टर्म्स ऑफ कूलम्स, कितना था बताओ। 1 माइनस 1.6 इंटू 10 to the power -19। ओके, इन टर्म्स ऑफ ESU, इन टर्म्स ऑफ ESU कितना था बताओ। -4.8 इंटू 10 to the power माइनस नॉट -19, 10 to the power -10। सो ये जो था ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। प्रोटॉन का चार्ज जो है वो एग्जैक्टली सेम होता है, प्रोटॉन का चार्ज जो है वो एग्जैक्टली सेम होता है बट विद अ पॉजिटिव साइन। उसके अलावा आपका न्यूट्रॉन जो है वो अनचार्ज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड आल्सो डिस्कस्ड द मास ऑफ ईच सब एटॉमिक पार्टिकल। जहां पे आपका न्यूट्रॉन था या जहां पे आपका प्रोटॉन था, दोनों का ही मास कितना होता है। न्यूट्रॉन या प्रोटॉन दोनों का ही मास कितना होता है। न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का 1.66 इंटू 10 to the power -27 kg। जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास इज 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg। यहाँ तक तो सभी को ध्यान में होगा। आई होप एवरीबडी हैज रिवाइज्ड। इसके अलावा हमने एक और चीज मेंशन किया था कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन दोनों का ही मास जो है वो 1 AMU होता है। वेरेज एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास कितना होता है 1/1837 AMU। सभी को यहाँ तक ध्यान में आ रहा है। यू डोंट हैव टू राइट एनी ऑफ दिस डाउन, दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Clear to everyone? Okay, so today we are going to do a lot of definitions and we are also going to practice a lot of questions. So let's start. तो सबसे पहले देखो, अगेन आपने ये चीज स्टैंडर्ड 8 9 10 में पढ़ाई होगा कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 10 में पढ़ाई होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। ओके, तो आप हेडिंग डालो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके पॉइंट्स आप खुद ही मुझे बता जाओ। व्हाट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? या चलो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, आप डायरेक्टली यही बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो हम देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर is made up of tiny indivisible particles, indivisible particles, फटाफट आप इसको लिखते जाओ, called as atoms. Second point, all atoms all atoms are identical, all atoms are identical in all respects, that is shape, size, etc. Clear? Next point, atoms of different elements, atoms of different elements are different from one another.
एंड लास्ट पॉइंट, जैसा कि आपने ऑलरेडी बता दिया, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बाय ए केमिकल रिएक्शन। कंप्लीट कर लो। ये कुछ नहीं, ये बस पॉइंट्स है जो कि आप याद रख लो, बाई एनी चांस अगर कभी पूछ ले तो, कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या क्या बोलता है, तो उसके हिसाब से। देख लिया? इसमें ऐसा कुछ खास तो था नहीं। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज योर रिलेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट आप लिखो रिलेटिव एटॉमिक मास। ना ये बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, या अदर रिलेटिव एटॉमिक मास आप किससे कंपेयर कर रहे होते हो? रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, कंपेयरिंग विथ, करेक्ट, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसके लिए हम यूज करते हैं कार्बन C12। तो आप नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें आप लिखो, इसमें आप लिखो, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम with respect to, with respect to 1 by 12, 1 by 12 of C12 isotope. It is the ratio of mass of one atom with respect to 1 by 12 of C12 isotope. With respect to 1 by 12 of C12 isotope. Mass of one atom with respect to, चलो आप यहाँ पे चाहे तो एक और लाइन आप लिख सकते हो, with respect to mass of 1 by 12 with respect to 1 by 12. लिख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लिख लिया? राइट, इसके अलावा मोल वगैरह जो है वो हमने लिख लिया है, ठीक है। बट बिफोर कमिंग टू मोल वी नीड टू डिस्कस वन मोर थिंग, बिफोर कमिंग टू मोल वी नीड टू डिस्कस वन मोर थिंग। ओके, लेट्स से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ओके लेट्स से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि व्हाट इज, व्हाट इज द मास ऑफ, लेट्स से वन प्रोटॉन फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन। नाउ ये चीज आपने मुझे ऑलरेडी बता दिया है, which is 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। ये चीज तो मुझे आपने ऑलरेडी बता दिया। नाउ यहीं पे अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द मास ऑफ लेट्स से टू प्रोटॉन्स, तो आप क्या करते बताओ? अगर मैंने आपको यहीं पर ही मास ऑफ टू प्रोटॉन्स बोला होता तो आप क्या करते? आप सिंपली इस चीज को मल्टीप्लाइड बाय टू करते, आप सिंपली इस चीज को मल्टीप्लाइड बाय टू करते। ओके, नाउ यहीं पर ही इंस्टेड अगर मैं आपको पूछता कि व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ प्रोटॉन्स, ओके व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ प्रोटॉन्स, तो इन दैट केस आप क्या करते? मल्टीप्लाइड बाय एन ही करते। अगर मैंने आपको पूछा होता कि व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ प्रोटॉन्स, तो आप क्या करते? आप सिंपली मल्टीप्लाइड बाय एन ही करते ना। इस चीज का आंसर निकालो, बताओ क्या आएगा? मल्टीप्लाई दिस विद एन, टेल मी व्हाट इज द आंसर। क्या आंसर आया बताओ? इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स आप आंसर निकालो।
क्या आंसर आया? आप एक काम करो, आप 1.66 को 5/3 ले लो। आप 1.66 को 5/3 ले लो। क्या आंसर आया? देखो काफी सिंपल सही है। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स इंटू एन ए। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स का आपको मास निकालना है, तो मास ऑफ ईच इंटू एन ए, मास ऑफ ईच इंटू एन ए। तो देखो मास ऑफ ईच इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ये जो है ये आपका केजी में है। इंटू एन ए 6.022 इंटू 10⁻23। आप अगर इसका आंसर निकालोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली जो है देखो 1 ग्राम आएगा। देखो आपका अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम आएगा। नाउ अब देखो ये चीज आपके लिए हेल्पफुल कैसे होता। दिस इज अ वेरी गुड नंबर एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल। हाउ इज दिस हेल्पफुल? कि अगर सपोज करो आपके पास हुआ 5 मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास जो है वो 1 ग्राम है। तो 5 मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स का मास कितना आ जाएगा? वेरी सिंपली 5 ग्राम्स आ जाएगा। नाउ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास जो है बराबर है। द मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो अगर आपके पास लेट्स से 10 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स है, 10 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो उसका मास कितना आएगा? करेक्ट। अगर आपके पास 10 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो उसका मास जो है वो इजीली 10 ग्राम आ जाएगा। नाउ लेट्स से कि आपके पास नाउ लेट्स से कि आपके पास एक बॉक्स में है लेट्स से 15 प्रोटॉन्स, 15 एंड 16 न्यूट्रॉन्स। 15 प्रोटॉन्स, सॉरी, 15 मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड 16 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ व्हाट विल बी द मास ऑफ द एंटायर बॉक्स? करेक्ट। तो उसका मास जो है वो आपका 31 ग्राम्स आ जाएगा। So using this information, now we will define molecular mass, molecular mass, or we will also define something called as molar mass. Now, सबसे पहले हम इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात molecular mass. Now, molecular mass क्या होता है? It is very simply the mass of one molecule of a substance. अब देखो ये चीज आपको ऑलरेडी निकालना आता है। अगेन लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं H2O। अगर हम H2O लेते हैं, ये वाला आप खुद से बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? बहुत ही सिंपल सा है। इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपका आ जाएगा 18। नाउ ध्यान दो, इन जनरल अब देखो ये सब चीज को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का मास। तो यहाँ पे अगर आप 18 लिख रहे हो और ये एक मॉलिक्यूल का मास है, तो इसका यूनिट क्या आएगा बताओ? करेक्ट, इसका यूनिट जो है वो आप लिखोगे या तो 18 AMU या तो आप लिखोगे 18U। दोनों ही करेक्ट है। या तो आप ओकेजनली कई बार देखोगे कि सिर्फ 18 दिया हुआ है। अगर सिर्फ 18 दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। क्या ये पार्ट पहले सभी को समझ में आ रहा है? रिलेटिव के केस में यूनिट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रिलेटिव क्या हो गया? रेशियो हो गया। हमने जस्ट अभी यहाँ पे लिखा। अगर आप रिलेटिव लिखते हो तो वो क्या होता है? वो रेशियो होता है, एंड रेशियो का जो है कोई भी यूनिट नहीं होता। सो इन दिस केस अगर आपको H2O बोला जाए, तो उसका मोलिकुलर मास जो है वो आपका 18 AMU हुआ, या 18U हुआ, या फिर सिर्फ 18 आप बोलोगे। लेकिन यहीं पर ही अगर आपको मोलर मास बोला जाए, तो मोलर मास का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपली द मास ऑफ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे सब्सटेंस जो है, ध्यान दो, अब यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, वो एटम हो सकता है, वो आयन हो सकता है, या वो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहीं पर ही अगर सपोज करो आपके पास मॉलिक्यूल हुआ, तो इन दैट केस ध्यान दो, अगर आपके पास मॉलिक्यूल हुआ तो इन दैट केस आपका आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, ग्राम मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बोल रहे तो अगर हम एटम्स के बारे में बोल रहे होंगे तो फिर क्या आ जाएगा बताओ? अगर हम एटम्स के बारे में बोलेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? करेक्ट। अगर हम एटम्स के बारे में बात करें तो इन दैट केस इट विल बी ग्राम एटॉमिक मास
और अगर इन जनरल हम कभी भी यूज करते हैं कि वहां पे आपका एटम भी रिप्रेजेंट कर सकता है या मॉलिक्यूल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इन दैट केस वी यूज मोलर ग्राम मोलर मास। ओके, शॉर्ट में देखो इन सबको आप क्या लिखते हो, दिस इज GMM, दिस इज GAM एंड दिस इज ऑल्सो GMM। लिख लो यहां तक। मोलर मास इज वेरी सिंपली मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास इज वेरी सिंपली मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस जो है वो एटम्स भी हो सकता है, तो इन दैट केस इट विल बी ग्राम एटॉमिक मास। वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इन दैट केस इट विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या फिर अगर आपको एक कॉमन वर्ड यूज कर रहे हो तो उसके लिए हो जाएगा ग्राम मोलर मास। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल बता रहा हूं आपको, डिफरेंस बता रहा हूं। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन, ओके, इफ वी टेक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना आएगा बताओ। हाँ, ऑक्सीजन का देखो ना, ऑक्सीजन का अगर मैं एक एटम देखूं तो ऑक्सीजन का एटम क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीजन होगा। दिस इज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा। जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि एक प्रोटॉन या रादर एक मोल ऑफ प्रोटॉन का मास होता है 1 ग्राम, एक मोल ऑफ न्यूट्रॉन का मास होता है 1 ग्राम। तो अगर मैं इसका 1 मोल लू, ध्यान दो, अगर मैं इसका 1 मोल लू तो मेरे पास न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स मिला के कितने मोल्स हुए, 16 ग्राम होगा। ओके, या 16 मोल्स होंगे। तो जब मैं एक एटम के बारे में बोल रहा हूँ तो उसका यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 16 ग्राम आ जाएगा। और लेकिन यहीं पर ही अगर मैं एक मॉलिक्यूल के बारे में बोलूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो तो O2 हो जाएगा। तो अगर O2 है तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे इट स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर क्योंकि हम अभी मॉलिक्यूलर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, ये आपका रहेगा 32 ग्राम्स। क्या ये आप सभी को समझ में आया? हावेवर इन जनरल, हावेवर इन जनरल जो है, जब भी आपको ग्राम मोलर मास बोला जाता है तो वो आपको मोलर मास उस चीज का पूछता है जैसे कि वो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है। अगर आपको सिर्फ मोलर मास बोला जाए तो उसका मतलब यही होता है कि वो चीज नॉर्मली किस तरह से एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ओके, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, वो नेचर में किस तरह से एग्जिस्ट करता है, एज ओनली एन और एज N2। करेक्ट, वो इन नेचर एज N2 एग्जिस्ट करता है। तो जब भी आपको ग्राम मोलर मास बोला जाए या जब भी आपको सिर्फ मोलर मास बोला जाए तो उसका मतलब हमेशा यही होता है कि वो नेचुरली किस तरह से एग्जिस्ट करता है। क्या ये आप सभी को समझ में आया? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो अगर आपको GMM ऑफ हाइड्रोजन मैंने पूछा, नाउ अगेन ध्यान दो, यू कैन ऑब्वियसली आस्क कि यहाँ पे GMM जो है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या वो ग्राम मोलर मास है, यही दो पॉसिबिलिटी है। नाउ अगेन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मोलर मास जो है वो आपको ऑलमोस्ट हमेशा सेम ही आएगा। हाउएवर इट डजंट मैटर। हाइड्रोजन मैंने आपको बोला है, हाइड्रोजन इन नेचर किस तरह से एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन इन नेचर जो है वो एज H2 की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो आप H2 का ही मॉलिक्यूलर मास या H2 का ही मोलर मास जो है वो आप बताओ। तो इन दिस केस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 ग्राम्स आ जाएगा। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से अगर आपको पूछा जाए GMM ऑफ लेट्स से सोडियम। नाउ सोडियम इन नेचर कैसे एग्जिस्ट करता है, Na, Na2, Na3, Na4, Na5 किस तरह से एग्जिस्ट करता है। सोडियम जो है वो इन नेचर एज Na ही एग्जिस्ट करता है। तो बताओ इसका GMM कितना आ जाएगा, इसका GMM आ जाएगा 23 ग्राम्स। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से लेट्स टेक फास्फोरस। ओके, लेट्स से अगर आपको पूछा जाए GMM ऑफ फास्फोरस। नाउ फास्फोरस बताओ किस तरह से एग्जिस्ट करता है, इन केस अगर आपने ये पढ़ा है तो। करेक्ट, फास्फोरस जो है वो P4 की तरह एग्जिस्ट करता है। तो इसका GMM बताओ कितना आ जाएगा। करेक्ट, फास्फोरस का एक एटम का मास जो है वो होता है 31। और अगर आपके पास चार एक साथ है जो कि एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 124। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? क्लियर टू एवरीवन नाउ? सो ग्राम एटॉमिक मास जो है वो हमेशा एक एटम को ही रेफर करता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमेशा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को रेफर करता है। एंड ग्राम मोलर मास जो है, ग्राम मोलर मास ऑलवेज रेफर्स टू हाउ द सब्सटेंस एग्जिस्ट नेचुरली। क्लियर टू एवरीवन? Okay, now we are going to
नाउ वी आर गोइंग टू, यहाँ तक सभी ने कॉपी कर लिया क्या? यहाँ तक सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, नाउ the next thing that we are going to discuss is number of moles. This is a very common formula and a very important formula. हो सकता है आपने ये पढ़ा भी होगा. Number of moles. Number of moles is given by total weight या given weight जो भी है. Let's say हम यहाँ पे better होगा अगर हम इसको given weight ही लिखते तो. Number of moles is equal to given weight by GMM. पहले आप ये लिख लो. Number of moles is equal to given weight by GMM. दिस इज इम्पोर्टेंट. आपको इसको बॉक्स में करके रखना है, इसको रखो, आपको इसको शेडिंग करके रखना रखो, बट जो भी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कई बार इस फॉर्मूले को ऐसे भी देखोगे एज एन इज इक्वल टू वेट बाई एम एम. ओके, अगर मुझे शॉर्ट में लिखना होगा तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा. देखिए, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज करो अगर मैं आपको दूं मैग्नीशियम. ओके, सपोज करो अगर मैं आपको दूं मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम का जीएमएम कितना आएगा बताओ? करेक्ट, मैग्नीशियम का जीएमएम आएगा 24 ग्राम्स. नाउ व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? यहाँ पे इसका मतलब क्या आता है कि अगर मैं एक मोल ऑफ मैग्नीशियम लेता हूं, अगर मैं एक मोल ऑफ मैग्नीशियम लेता हूं तो उसका मास जो है वो 24 ग्राम्स आएगा. क्लियर? तो यहीं पे अगर सपोज करो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 24 ग्राम्स, इफ सपोजेडली आई टेक 48 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, इफ आई टेक 48 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, तो यहाँ पे कितने मोल्स आ जाएंगे? वेरी सिंपली 2 मोल्स आ जाएगा. आपने ये चीज देखो कैसे निकाला, जो भी आपका गिवन वेट है डिवाइड बाय जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास है या जो भी आपका मॉलिक्यूलर वेट है. इन दिस केस द गिवन वेट वाज 48. मेरे पास 48 ग्राम्स जो है वो प्रेजेंट है, एंड एक मोल का मास जो है वो कितना है, वो 24 ग्राम्स है. तो यहां से मेरे पास क्या गया कि आई हैव 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल देन. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ये वाला आप सभी ने लिख लिया? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सो हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ओजोन, बताओ ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट, ओजोन इज O3. हाउ मेनी मोल्स ऑफ ओजोन is present in let's say 96 grams of in 96 grams. चलो ठीक है, इन 96 ग्राम से ले लेते हैं सीधा. इन 96 ग्राम्स ट्राई करो. ऑब्वियसली देखो ये काफी डिफिकल्ट सवाल है, तो नहीं होगा तो बता देना. सो इन दिस केस देखो आपका n क्या आएगा? वेरी सिंपली वेट बाय मॉलिक्यूलर मास. तो यहाँ पे आप क्या डालोगे? वेरी सिंपली वेट जो है वो आपको गिवन है 96. ना यहाँ पे आपको ओजोन दिया हुआ है O3. पे अटेंशन, यहाँ पे आपको ओजोन दिया हुआ है O3. तो O3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 48 आएगा. 48 कैसे? बिकॉज एक ऑप्शन का मास जो है वो है 16, 3 ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका आ गया 48. सो दिस गिव्स मी 2 मोल्स. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहां तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया? नेक्स्ट देखो ना, ये वाला अब आप खुद से ट्राई करो. हाउ मेनी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH is present in let's say 240 grams. ट्राई करो. अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन.
आई कैन सी आप में से मेजोरिटी लोगों ने आंसर दे ही दिया है। सो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल वन। सबसे पहले मैं NaOH का ग्राम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता हूँ। सो इन दैट केस सोडियम इज 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1। तो इसका GMM क्या आएगा 40 ग्राम्स। कई बार आप इसको ऐसे देखोगे 40 ग्राम्स पर मोल, यानी कि एक मोल का मास जो है वो 40 ग्राम्स है। ओके अब इसके अलावा तो सिंपल ही है, N इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, विच इज इक्वल टू 40, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, विच इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 40, ये आपका आ जाएगा 6 मोल्स। कॉपी कर लो। व्हाट इज WT? WT इज वेट, ये रहा आपको वेट दिया हुआ है। इज इट डन? आगे बढ़े। ओके नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये वाला एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट GMM? बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया भैया आपने। जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल ही सकते हो, जो भी मॉलिक्यूलर मास आएगा वही GMM आएगा। बेसिकली सेम चीज। फॉर एग्जांपल अगर आप NaOH ही लेते हो, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, मॉलिक्यूलर मास, तो सोडियम का कितना आएगा 23 आएगा। अगर दिक्कत है तो देखो, सोडियम क्या होता है 11 23, ऑक्सीजन क्या होता है 8 16, हाइड्रोजन क्या होता है 1 1। मास निकालने के लिए आप सारे मास नंबर्स को ऐड करते हो। क्लियर? एंड जो आपका मॉलिक्यूलर मास आता है वही आपका GMM आता है। बस मॉलिक्यूलर मास जो है वो AMU में होता है, बस यूनिट डिफरेंट होता है, वैल्यू जो है सेम होता है, बस ये AMU में आता है और ये जो है वो आपका ग्राम्स में आता है। देखो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखवाया था, जहां पे आपके पास मॉलिक्यूलर मास, देखो जहां पे आपके पास मॉलिक्यूलर मास होता है तो वो जो है AMU या U या इसमें होता है। जहां पे आप GMM निकाल रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी ग्राम आपने लिख दिया है, तो इसका यूनिट जो है वो ग्राम में आएगा। क्लियर? देखो ये वाला आप ट्राई करो। या फिर चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट, in let's say 3 moles of KOH? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो। So we have an option 168 grams. Anybody else? सबका सेम ही आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम चीज, मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा, आपको मोल्स दे दिया गया है 3, वेट आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट KOH। पोटेशियम का यहाँ पे आता है 19, यहाँ पे क्या आता है बताओ? करेक्ट, पोटेशियम का आता है 39। अब देखो सिंपल है, तो दिस इज 39 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, तो ये कितना हुआ, ये आपका 56 हुआ।
ये आपका 56 हुआ। तो आपका देखो यहाँ पे वेट कितना आ जाएगा, 3 × 56, 168। देखो चेक करो। यही किया है आप लोगों ने। कंप्लीट कर लिया सभी ने। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Let's take one more example. Question: What is the mass? What is the mass of let's say 2.5 m moles? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 बार m है। ओके, m moles। तो m moles का मतलब होता है मिली मोल्स। ओके, m moles का मतलब जो होता है वो होता है मिली मोल्स। ध्यान में रखो बस। What is the mass of 2.5 millimoles of let's say H2SO4? ट्राई करो। Okay, so we have an answer, 245 grams. We have another answer, 0.245 grams. हो गया क्या? देखो काफी डिफिकल्ट सवाल है। सो सेम चीज, मोल्स इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसको और भी शॉर्ट में कैसे लिखता हूँ, या इन जनरल व्हेनेवर आई राइट हाउ आई यूज अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स। तो देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, मैं हमेशा इसको लिखता हूँ W/M। ओके, तो यहाँ पे W/M का मतलब क्या हुआ, W इज सेम थिंग, W इज योर वेट हियर, एंड M जो है वो यहाँ पे सेम चीज मॉलिक्यूलर मास ही हुआ। ओके, सो इन जनरल व्हेनेवर आई विल राइट गोइंग फॉरवर्ड, मैं हमेशा इसको ऐसे ही लिखूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। दिस इज सिंपली माय शॉर्टकट ऑफ राइटिंग इट। आपको जैसे लिखना आप आराम से लिख सकते हो, नॉट इन इशू। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको, मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, मुझे यहाँ पे मास निकालना है या वेट निकालना है। सो वेट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हियर इज 2.5 मिलीमोल्स। आप इसको प्रॉपर्ली लिखो, 2.5 मिलीमोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। ये तो आप सभी को याद ही होगा, ये तो आप में से काफी लोगों को याद ही होगा। कितना आता है बताओ? मॉलिक्यूलर मास H2SO4 काफी लोगों को याद होगा, करेक्ट। दिस इज 98, दिस इज 98। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 98 ग्राम्स करोगे। Now, so there are two ways in which you can write the answer. Now, the first way is obviously कि आप जो मिली मोल्स है उसको आप 10⁻³ में कन्वर्ट करो। That is 2.5 into 10⁻³ into 98। तो ये आपको देगा 245 into 10⁻³ ग्राम्स और 0.245 grams. This is method number 1.
या जनरली जो आप एक और मेथड देखोगे, व्हेनेवर आपको मिलीमोल्स, माइक्रोमोल्स, नैनोमोल्स ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, तो इन दैट केस क्या होता है, वो 10⁻³ यहाँ पे नहीं करता है, उल्टा आपका आंसर क्या आ जाएगा देखो। सो 2.5 मिलीमोल्स इंटू 98 ग्राम्स, तो आपको इसका आंसर क्या दे देगा, 245। ध्यान दो, यहाँ पे आपका आंसर जो है वो मिलीग्राम्स में दे देगा। ओके, तो कई बार आप ध्यान देना कि अगर आपको मिलीमोल्स या माइक्रोमोल्स ऐसे किस में दिया हुआ है, तो जनरली वहां पे 10 का पावर जो है उसको यूज नहीं करते हैं, जनरली जो आपका यूनिट है उसमें उस चीज को यूज करते हैं। ओके, सो बोथ ऑफ दीज आर एंटायरली करेक्ट आंसर। आप जो है हमेशा अपने ऑप्शन पे ध्यान रखो कि आपको ऑप्शन जो है वो क्या दिया हुआ है। इज दिस क्लियर? कंप्लीट कर लो। कॉपी कर लिया? ओके, मूविंग ऑन। ऊपर में कुछ है ही नहीं। कॉपी कर लिया सभी ने? ओके, नाउ सो a couple more terms now। जब भी आपको you will see a couple of terms such as 1 ग्राम एटम, ठीक है, 1 G एटम जो है इसका मतलब होता है 1 ग्राम एटम। सिमिलरली आप कभी देखोगे, हो सकता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या हो सकता है कभी आप देखोगे 1 ग्राम आयन। ओके, ऑल ऑफ दीज रेफर टू 1 मोल। वेराज अगर आपको कभी भी 1 एटम दिया है या अगर आपको 1 मॉलिक्यूल दिया है, तो दिस ओनली रेफर्स टू 1 एटम इंडिविजुअली। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको सपोज दिया जाए, लेट्स से यू हैव 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन वर्सेस 5 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जहां पर आपको 5 एटम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, इट लिटरली मीन्स 5 एटम्स ओनली। बट जहां पर आपको 5 ग्राम एटम दिया हुआ है, इसका मतलब जो है इट वांट्स 5 मोल्स ऑफ एटम्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप ध्यान में रखिए, कई बार जो है लोगों को इसका मतलब पता नहीं होता है। तो वेन एवर यू आर गिवन 1 ग्राम एटम, इट मीन्स 1 मोल ऑफ एटम्स। Whenever you are given 1 ग्राम molecule, 1 mole of molecule, और 1 ग्राम ion is 1 mole of ions। तो जब आपको 1 एटम दिया हुआ है या 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो इन दैट केस इट एक्चुअली रेफर्स टू 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल ओनली। इज दिस क्लियर? तो अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए, ये आप फटाफट कॉपी कर लो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जितने भी लेक्चर्स है वो सारे के सारे मैं वीकेंड पे अपलोड करूंगा। यू शुड बी पेइंग अटेंशन इन क्लास। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? नाउ लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज करो अगर मैंने आपको दिया सेम चीज यहीं पे, अगर मैंने आपको दिया 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, लेट्स टेक मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन। लेट्स टेक 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, and let's take for example 5 atoms। let's take for example 5 atoms of hydrogen। बताओ इन सभी का मास कितना आएगा? सबसे पहले 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, इस पूरे चीज का मास कितना आएगा बताओ? 5 क्या?
करेक्ट, इस पूरे चीज का मास जो है वो 5 ग्राम आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। बताओ इसका मास कितना आएगा? करेक्ट, इसका मास जो है वो 10 ग्राम आएगा। क्यों? क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2। तो 5 मोल्स ऑफ H2 का मास कितना आएगा? 10 ग्राम आएगा। एंड अगर आपको यहीं पे 5 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दिया जाए तो इसका मास कितना आएगा बताओ? करेक्ट, इसका मास आएगा 5 AM। ठीक है, चलो एक और भी हम ले ही लेते हैं। अगर आपको 5 मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन दिया जाए तो इसका मास कितना आ जाएगा? बहुत डिफिकल्ट। करेक्ट, इसका आ जाएगा 10। ओके, कंप्लीट कर लो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सबका जो है बस यूनिट में ही जो है वो डिफरेंस आ जाता है। इज इट डन? ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टर्म नाउ। यहाँ पर जो है द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, इसमें से आपको आधे टर्म जो है अभी नहीं समझ में आएगा, बट यू सिंपली हैव टू मेमोराइज इट। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट STP। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट STP, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो द वॉल्यूम occupied occupied by 1 mole of an ideal gas at STP is 22.4 liters. Extremely important. Okay, this is also called as the molar volume. So molar volume of an ideal gas at STP is equal to 22.4 liters. Now, what is STP? STP is your standard temperature and pressure. ओके, सबसे पहले स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, तो वो क्या वैल्यू आएगा बताओ? 0 डिग्री सेल्सियस इज करेक्ट, इट इज 273 केल्विन। ओके, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर जो है, स्टैंडर्ड प्रेशर वी टेक एज 1 ATM। पहले आप यहां तक कॉपी कर लो। सो STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो आपका होता है 1 ATM। पास्कल वगैरह वो हम बाद में देखेंगे, अभी आप इस पर ध्यान दो। मोलर वॉल्यूम जो है दैट इज 22.4 liters, which means that 1 mole of ideal gas at this and this condition occupies 22.4 liters। देखो इसका हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये लिख लेना सभी ने। ये लिख लिया? इसका देखो हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम? व्हाट इज द वॉल्यूम occupied by, let's say, 64 grams of oxygen at STP? Okay, what is the volume occupied by 64 grams of oxygen at STP? At STP दे दिया, यानी कि आपको ये समझना है कि आपको ये वाला मोलर वॉल्यूम जो है वो यूज करना है। देखो काफी सिंपल सा ही है। सबसे पहले आपको दे दिया गया है कि 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले मैं मोल्स निकालूंगा।
ना यहाँ पे देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या आएगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपको दिया हुआ है 64। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन बहुत डिफिकल्ट, कितना आएगा बताओ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी 32। 32 आएगा। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स इज 2 मोल्स। यस नो, ओके। अब देखो अगर आपका 1 मोल जो है अगर वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स, तो वेरी ऑब्वियसली 2 मोल्स जो है वो कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 इंटू 2, दैट इज 44.8 लीटर्स। देखो चेक करो समझ में आया क्या, इज दिस क्लियर। तो यानी कि देखो इस चीज के लिए अब मैं एक जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, नहीं समझ में आया, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया। कोई भी गैस at this point of time, any gas at STP occupies 22.4 liters. 1 mole of any gas at STP occupies 22.4 liters. यहाँ पे देखो आपको सिंपली इतना पूछा है, क्वेश्चन आप आराम से पढ़ो कोई जल्दी नहीं है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, भाई कोई भी गैस जो है वो तो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। एट एसटीपी क्या है, फॉर द मोमेंट फॉरगेट इट, बस आपने ये वर्ड देखा तो इसका मतलब ये है कि आपको फिलहाल 22.4 जो है वो यूज करना है। अभी यूनिट्स हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, अभी आप इसी चीज पे ध्यान दें। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ मुझे यहाँ पे क्या पता है, मुझे यहाँ पे ये पता है कि 1 मोल ऑफ गैस जो है, आइडियल जो है उसको हम बाद में देखेंगे। 1 मोल ऑफ गैस जो है वो एसटीपी में 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तो ग्राम्स में दिया हुआ है, तो यानी कि मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस चीज को जो है मुझे मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास किया, सेम चीज जो कि आप कई बार कर चुके हो अभी तक। तो आपका क्या आ जाएगा, 2 मोल्स। 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.4, तो 2 मोल्स जो है उसका डबल ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर। अब देखो इसी चीज को देखते हुए हम एक जनरल फॉर्मूला जो है वो बहुत आराम से लिख सकते हैं। जैसे आपका मास से रिलेट करते वक्त क्या आया था, एन इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। उसी तरह से अब यहाँ पे वॉल्यूम से रिलेट करते हुए देखो आपका क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। वी एम जो है, वी एम हियर इज मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम का वैल्यू कितना हुआ, 22.4 लीटर्स। लिख लो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये वाला आप खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। व्हाट इज द वॉल्यूम occupied by 12 grams of hydrogen at STP। खुद से ट्राई करो आप। So we have an option 134 liters देखते हैं। So we have an option 134.4 liters। चलो ठीक है देखते हैं।
देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 12 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। एट एसटीपी देखते हैं, यानी कि हमें क्या समझना है कि भाई हमें मोलर वॉल्यूम यूज करना है, दैट इज 22.4। अब देखो वो जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मोल्स है, तो पहले मुझे इसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताओ इसे कितने मोल्स है। वेट बाय मोलिकुलर वेट सेम चीज, दैट इज 12 ग्राम्स डिवाइड बाय 2 ग्राम पर मोल। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 6 मोल्स आ गया, राइट। अब तो आपका काम जो है वो इजी है। सो n इज इक्वल टू v बाई वी एम, और v वुड बी इक्वल टू n इंटू वी एम। देखो समझ में आ रहा है क्या। तो ये आपका कितना आ गया, मोल्स इज 6 इंटू मोलर वॉल्यूम इज 22.4, तो यहाँ पर कितना आ गया 134.4 लीटर्स। चेक करो। क्लियर टू एवरीवन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्या ये वाला सभी ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल। आराम आराम से करते, देखो कोई जल्दी नहीं है। व्हाट is the mass of 11.2 liters of ozone at STP? करो। What is the mass of 11.2 liters of ozone at STP? पिछला वाला कंप्लीट हो गया। So we have one option 24 grams। मैंने आपको बोला ना हड़बड़ी नहीं। So we have one option 24 grams। देखो चेक करते हैं। आपको मास निकालना है, बट यहाँ पर तो वॉल्यूम दिया हुआ है। सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस चीज को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मोल्स, एंड देन मोल्स से जो है मास निकालना इजी है। सो इन दिस केस सबसे पहले n इज इक्वल टू v बाई वी एम। तो यहाँ पे गिवन वॉल्यूम है 11.2 लीटर्स डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम जो है वो आपका 22.4 है। तो मेरे पास यहाँ पे मोल्स कितना आ गया, 0.5 मोल्स आ गया। ओके। अब इसके आगे तो आपको निकालना आता ही है। सो मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और वेट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5 इंटू ओजोन इज 48, यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। देखो चेक करो। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। Let's try one more question. Has everybody completed this one? सभी का कंप्लीट हो गया। Let's look at another. What is the mass and volume of 6 into 10 to the power 21 molecules of of helium? Try करो।
and volume. This is and. So we have one answer, 0.04 grams. Okay. हाँ at STP लिखा, अच्छा at STP भूल गया था मैं at STP. 0.4 grams and 0.224 liters. Okay, ठीक है. हो गया. Let's check. So mass and volume of 6 into 10 power 21 molecules of helium. सबसे पहले हमें इसको मोल्स में कन्वर्ट करना चाहिए. So अब देखो यहाँ पे आप इसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? वेरी सिंपली, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. यस नो? यहाँ पे कैसे कन्वर्ट होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. हाँ ना? So यहाँ पे देखो, so 6 into 10 to the power 21 divided by 6.022 into 10 to the power 23. So this gives me 10 to the power minus 2 moles. देखो चेक करो ये आया क्या, और अगर ये आ गया तो फिर बाकी का तो क्लियर है. So आपका वेट क्या आ जाएगा? n into मोलिकुलर मास. अब तक तो आपको याद ही हो गया. So आपका 10 to the power minus 2 into हीलियम. हीलियम का जीएमएम कितना आएगा? 4 ग्राम पर मोल आएगा. तो ये आपका कितना आ गया? 0.04 ग्राम्स, और यू कैन राइट 4 इंटू 10 का माइनस 2 ग्राम्स, एक ही बात है. वॉल्यूम आपका कितना आएगा? n इंटू मोलर वॉल्यूम, that is 10 to the power minus 2 into 22.4 liters, that is 0.224 liters. चेक करो. Is this clear? क्लियर है सभी को? Okay, we'll discuss one more thing. We'll discuss one more thing. Vapor density. Vapor density. वेपर डेंसिटी को आप शॉर्ट में कई बार एज वीडी देखोगे. सो वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेरी सिंपली, वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास
या rather of molar mass of a gas with respect to a reference gas, with respect to a reference gas, generally hydrogen, generally hydrogen. इसका एक और भी डेफिनेशन क्या होता है? Vapor density of a gas is how many times? Is how many times a gas is heavier than a reference gas, under same conditions, of pressure, temperature and volume, of pressure, temperature and volume. देख लो. लिख लिया? क्या चीज रिपीट करो, बोलो. 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन. 5 ग्राम एटम हाइड्रोजन इज 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन. देखो मैं एक और बार रीड कर रहा हूँ. Vapor density is the ratio of molar mass of a gas with respect to a reference gas. Reference gas is generally hydrogen. Or vapor density of a gas is how many times a gas is heavier than a reference gas under same conditions of pressure, temperature and volume. इसका मैं आपको मतलब बता रहा हूँ. ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दो. लेट्स सी कि आपके पास 3 बॉक्सेस है. यू हैव 3 बॉक्सेस. दिस इज बॉक्स ए, दिस इज बॉक्स बी and this is box C. Let's say box A has a mass of 80 kg, box B has a mass of let's say 40 kg and box C has a mass of 120 kg. Now ध्यान दो, सपोज करो कि अगर मैं रेफरेंस जो है, वो मैं B को रख रहा हूं. B here is my reference. Okay, so A box जो है वो कितने टाइम्स हेवियर है विद रिस्पेक्ट टू B? करेक्ट, ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में ट्वाइस हेवियर है. तो ए का जो आपका वेपर डेंसिटी आ जाएगा विच वुड बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेफरेंस. तो यहाँ पे आपका वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगा? वेपर डेंसिटी आ जाएगा 2. यहीं पर ही अगर मैं सी का वेपर डेंसिटी निकालू, अगर मैं ये देखूं कि अच्छा सी जो है वो बी से या मेरे रेफरेंस से कितने टाइम्स हेवियर है, तो क्या आएगा बताओ? करेक्ट, तो सी मेरा यहाँ पर जो है सी का वेपर डेंसिटी आ जाएगा 3 बिकॉज हियर द रेफरेंस इज बी. तो यहाँ पर जो मैंने लिखा कि रेफरेंस जो है दैट इज जनरली हाइड्रोजन. तो अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि ठीक है, अच्छा रेफरेंस जो है वो मेरा हाइड्रोजन ही होगा. बट इट इज नॉट नेसेसरी. हो सकता है कि आपका रेफरेंस जो है वो कुछ और भी हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो कि नेक्स्ट केस में आपका ए जो है अगर वो रेफरेंस बन जाए, अगर ए जो है सपोज करो वो रेफरेंस बन जाए, नाउ इन दैट केस व्हाट वुड बी द वेपर डेंसिटी ऑफ बी? करेक्ट, तो वेपर डेंसिटी ऑफ बी जो है वो आपका 0.5 आ जाएगा एंड वेपर डेंसिटी ऑफ सी क्या आ जाएगा? करेक्ट, और वेपर डेंसिटी ऑफ सी जो है वो आपका 1.5 आ जाएगा. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका रेफरेंस जो है वो हमेशा फिक्स्ड हो. आप चाहे तो रेफरेंस को जो है आप चेंज कर सकते हो. हाउएवर इन जनरल वी डू नॉट चेंज इट अनलेस आपको क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. आप हमेशा लाइटेस्ट गैस दैट इज आप हमेशा हाइड्रोजन ही कंसिडर करते हो. ओके, ऑब्वियसली वेपर डेंसिटी हमेशा एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है. रेशियो के लिए आपको हमेशा 2 क्वांटिटी ही चाहिए. आपको एक रेफरेंस गैस तो चाहिए ही चाहिए. नाउ लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज को अगर आपको दिया जाए कि व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ लेट्स से ऑक्सीजन. व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ लेट्स से ऑक्सीजन?
नाउ यहाँ पे मैंने आपको ऑक्सीजन लिखा है, तो पहले आप ये बताओ कि आपको सिर्फ O लेना चाहिए या O2 लेना चाहिए, सिर्फ O लेना चाहिए या O2 लेना चाहिए। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, जब भी आपको सिर्फ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन दिया जाए एंड क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे पूछा जो है उसका नेचुरल स्टेट पूछा है, तो आप हमेशा O2 ही लोगे या हमेशा N2 ही लोगे या हमेशा H2 ही लोगे। ऑलवेज गो फॉर वॉट एवर फॉर्म इट एग्जिस्ट इन इट्स नेचुरल स्टेट। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन देखो, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, नाउ डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है ध्यान दो, डेफिनेशन में हमने लिखा है फर्स्ट डेफिनेशन, it is the ratio of molecular mass of a gas, तो यानी कि molecular mass of gas with respect to molecular mass of reference, क्योंकि यहां पर मैंने कुछ भी नहीं दिया है, तो यानी कि यहां पे मेरा रेफरेंस क्या हुआ बताओ, यहां पे इस क्वेश्चन में तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो मेरा रेफरेंस जो है वो हाइड्रोजन होगा। नाउ व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन करेक्ट, दैट इज 32। मोलिकुलर मास ऑफ रेफरेंस कितना है बताओ, करेक्ट, सो दैट इज 2। तो मेरा यहाँ पे वेपर डेंसिटी जो है वो आ जाएगा 16। बताओ वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट होगा या नहीं होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राम है यहाँ पर जो ग्राम है दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो वेपर डेंसिटी हैज नो यूनिट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ लेट्स से अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है बताओ, करेक्ट NH3, ये वाला आप खुद से कंप्लीट करो। यहाँ पे क्योंकि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, सो अगेन वी विल टेक द रेफरेंस एज हाइड्रोजन। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेफरेंस। कई बार आप बुक्स में जो है आप डायरेक्टली फॉर्मूला देखोगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2। नाउ दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट ये हर बार यही अज्यूम कर रहा है कि हाइड्रोजन ही आपका रेफरेंस है। आप चाहे तो ये चीज यूज कर सकते हो, बट ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाट इज द रेफरेंस। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 17/2, that is 8.5। Clear to everyone? Let's take just one more example. What is the vapor density of argon if reference gas is helium? ये बताओ आर्गन के केस में आप क्या लिखते हो, आर्गन इज 18 एंड यहाँ पे क्या आता है बताओ, करेक्ट यहाँ पे आता है 40। ओके ट्राई करो। तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रेफरेंस गैस, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, रेफरेंस गैस इज हीलियम। सो वेपर डेंसिटी जो है वो आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे रेफरेंस जो है वो हाइड्रोजन नहीं है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज 40, मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेफरेंस इज, बताओ रेफरेंस का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे है 4। तो इन दिस केस योर वेपर डेंसिटी वुड बी 10। Is this clear to everyone? Okay, so we will stop right here. We will stop right here and we'll continue in the next class. Apart from that, it is extremely important कि आप यहाँ तक revise करो. Next class जो है वो हम यहीं से ही continue